नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ और प्रोग्रेसिव स्टेट के मामले में देखें तो ये अग्रणी है। समुद्री तट होने के कारण से यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आयरन ओर भी यहाँ से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स यहाँ पर अक्सर हावी रहती है। फिलहाल यहाँ की बागडोर संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर प्रमोद सावंत। राजनीतिक दृष्टि से युवा हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, मिजाज से प्रोग्रेसिव हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। 6 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने और 2.5 वर्ष अभी बाकी हैं। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद सावंत से मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। राजनीति में कुर्सी पाने में जहां नेताओं की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इस मामले में किस्मत वाले रहे। अपने 11 साल के राजनीतिक करियर में ही उन्हें सबसे कम उम्र का सभापति बनने का मौका तो मिला ही, 46 साल की उम्र में ही उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर प्रमोद सावंत राजनीति में आने से पहले आयुर्वेद के डॉक्टर थे। इनके पिता गोवा में आरएसएस के प्रमुख चेहरों में एक थे और उन्होंने भी बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा था। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के कहने पर डॉक्टर सावंत ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में प्रवेश किया। 2008 में पहली बार चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। हार के बावजूद डॉक्टर सावंत क्षेत्र में सक्रिय रहे और अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहे, जिसका फल उन्हें 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिला। जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजा। 2017 में जनता ने इन्हें दोबारा चुनकर भेजा और जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बनी तो इन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीमारी के कारण अचानक जब मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ तो राजनीतिक उठापटक के बीच डॉक्टर सावंत को रात के करीब 2 बजे गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया। प्लस माइनस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। डॉक्टर प्रमोद सावंत, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। गोवा जैसी स्टेट का आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए और बहुत कम आयु में आपको ये सौभाग्य मिला है, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले नमस्ते, आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत कम आयु में ये जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक पहुंचने की ने इस पे मेरे पार्टी के लीडर जिन्होंने मुझे राजनीति में लाया, मेरे पॉलिटिकल गुरु, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द नेशन श्री मनोहर पर्रिकर जी, उन्हीं के वास्ते मैं एक्चुअल पॉलिटिक्स में आया। नहीं तो शायद मैं कभी गवर्नमेंट क्लास 1 गैजेटेड ऑफिस पे काम करते ही वहाँ पे ही रह सकता था। कैसे राजनीति में आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप आयुर्वेद के डॉक्टर थे और वो छोड़ करके आप, और पृष्ठभूमि भी आपकी गांव की है। मैं तो ग्रामीण भाग के गांव में रहता हूँ। एक्चुअली मैं खुद प्रैक्टिस भी मेरे गांव में ही करता था। मेरी प्रैक्टिस करते करते वक्त भी मैं मेरे सामाजिक काम तो मेरे एनजीओ की तरफ से करता ही था और तब से मेरे पार्टी से 98 से मेरी अटैचमेंट थी पार्टी से। हमारे यहाँ के जो विधायक थे, जो गुरुदास गावस बोल के, 1 साल के बाद ही उनका देहांत हो गया, जो कांग्रेस के विधायक थे हमारे मतदार संघ से। तो तब मुझे देन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने अपॉर्चुनिटी दे दी कि आपको राजनीति में आना है। तो मैंने फटाक से गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन कर दिया क्लास 1 गैजेटेड, उन्हीं के कहने पे, और आई हैड जॉइन द पॉलिटिक्स। आपको रिस्क नहीं लगा कि कहाँ मैं अच्छी भली सरकारी नौकरी कर रहा हूँ? और पर गोवा जैसी स्टेट में तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा आधार भी नहीं था और क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो ऐसे में शायद लगता भी नहीं था कि बीजेपी यहाँ पर कभी मेजोरिटी में आ सकेगी। बिल्कुल रिस्क तो लग रहा था, लेकिन हमेशा मेरी सोच ये थी कि मुझे समाज के प्रति काम करना है, मुझे राजनीति में काम करना है। और मुझे विश्वास था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे, मेरे जो विश्वास था हमारे पार्टी के लीडर्स पे। तो जब मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आना है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और मुझे ये भी पता था मैं ये इलेक्शन नहीं जीत सकता हूँ,
क्योंकि पूरे राज्य और देश में जब कांग्रेस की सरकार है ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। तभी मैंने कहा कि मेरी तैयारी है, और तभी मुझे पर्रिकर साहब ने कहा आप इलेक्शन हार भी सकते हैं, तभी आपको आपके ऊपर रिस्क लेके आना। मैंने कहा माय पेरेंट्स, माय वाइफ, शी हैव सपोर्टेड मी इन माय डैड डिसीजन, देन डिसीजन, एंड आई हैड रिजाइन माय जॉब एंड आई हैड कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, आई हैव लॉस्ट द इलेक्शन देन। मैं 2008 के इलेक्शन लॉस्ट किया, बाद में 2008 से मैं संगठन में काम करते रहा। बहुत अच्छा। उसके बाद में आप विधानसभा अध्यक्ष बने, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप सरकार के कामों को देखते थे। अब आप स्वयं सरकार में हैं और स्वयं सरकार चला रहे हैं, तो दोनों में आपको कैसा अंतर नज़र आता है? 2012 से 2017 तक एक्चुअली मैं आमदार था। बाद में मुझे संगठन में काम करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका हूँ युवा मोर्चा का। डेट इज़ ऑल्सो अनुराग जी ठाकुर, इनके नेतृत्व में डेट इज़ ऑल्सो द ग्रेट अपॉर्चुनिटी था। 14 तक तभी पूरे देश भर में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे जीएसआईडीसी का चेयरमैन, जो पोस्ट कैबिनेट रैंक का रहता है, जब भी हमारे पर्रिकर साहब जब केंद्र में गए तभी जीएसआईडीसी का चेयरमैन बनने का अपॉर्चुनिटी मिली। और द सेकेंड टाइम आई हैव इलेक्टेड इन 2017। दैट टाइम मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी सभापति पे कुर्सी पे, कभी अध्यक्ष की कुर्सी पे कभी बैठूंगा, लेकिन द सिचुएशन ही ऐसी बनी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद आई एम ओनली द पर्सन, आई एम नॉट से आई विल ओनली द फेथफुल, बट पर्रिकर साहब ने कहा कि आप ही को अध्यक्ष बनना है, और बिल्कुल। और मैं सेकेंड टाइम इलेक्टेड बन के बहुत कम उम्र पे, देश के सभी सभापति से कम उम्र में मैं सभापति के चेयर पे बैठा। अध्यक्ष बनने के बाद भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ ईच एंड एवरी एमएलए ऑफ द हाउस। एंड मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली कि मैं सभी के मिनिस्ट्री का कामकाज बहुत नज़दीक से देख सकूं। That is my actually the best part of my life, so that I have got good experience through the speaker post. वहीं से आपने जोड़ तोड़ की राजनीति कैसे करनी चाहिए ये भी सीखी होगी। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हुए आप सत्ता में काबिज हो गए। बिल्कुल। अभी पर्रिकर साहब जाने के बाद में, तभी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पहले ही हमारे पर्रिकर साहब का गवर्नमेंट बना था, और उनके बाद में उनके जाने के बाद हमारी जो पार्टी हमारे साथ में थी और पार्टी के संगठन के सभी ने मुझे नेतृत्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो ऑटोमेटिकली मुझे हमारे बाद के लोकसभा और बाईपोल इलेक्शन में हमें अच्छी संधि मिली। यहाँ से 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के हम जीत सके विधानसभा के, और लोकसभा के दोनों में से 1 सीट हम जिता सके। सो मेरे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रख के कांग्रेस के अपोजिशन लीडर के साथ में 10 एमएलए हमारे साथ में आए। डेट इज़ आवर एक्चुअल अचीवमेंट, क्योंकि डेट इज़ माय गुड रिलेशंस एंड डेट दे हैव कीपिंग फेथ ऑन मी एंड माय लीडरशिप। प्रमोद जी, आपको पूरी तरह से राजनीतिक स्थिरता नहीं मिली हुई, आपकी सरकार मेजोरिटी के बिना चल रही है, केवल एलाइज के भरोसे, तो आपको उनका अपीजमेंट भी करना होता होगा और सरकार भी चलानी है, तो कैसे आप सामंजस्य बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। एट प्रेजेंट तो हम भारतीय जनता पार्टी 27th एमएलए इन भारतीय जनता पार्टी में है। आप जो बोल रहे हो सही थे, जब मेजोरिटी में नहीं होते हैं तब कॉन्क्रीट डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट लेने में दिक्कत होती है। जो खुद के मन में है, जो खुद के संगठन के मन में है, और जिस तरह से हम राज्य चलाना चाहते हैं, लोगों के लिए चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं जो लोगों के लिए बैठे हैं, तो उस कुछ डिसीजन लेने में खुद के पार्टी के 100% मेजोरिटी न होते तो प्रॉब्लम हो जाता है। एट प्रेजेंट वी हैविंग द 100% मेजोरिटी इन द स्टेट, सो दैट इन कनेक्शन विद द सेंट्रल वी कैन इम्प्लीमेंट सो मच थिंग्स फॉर द स्टेट। इसलिए अभी ज़्यादा कष्ट न होते हुए स्टेट रूल करने में बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे गोवा बड़ी छोटी सी स्टेट है, 40 सारे विधायक हैं यहाँ पर, उसमें भी आपको 2-2 उप मुख्यमंत्री रखने पड़ते हैं। ये आप उन अपने जो आपके सपोर्टर हैं उनको खुश करने के लिए करना पड़ा आपको ऐसा? बिल्कुल सच। पहले तो एक बात है, हमें पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी, इसलिए तब जोड़ तोड़ की राजनीति में हमने बिल्कुल सरकार बनाया था। तो फिर अभी जब हम कहते हैं जोड़ तोड़ के लिए आपको उनको कहना पड़ा, आपको ऑफर करना पड़ा कि चलो तुम्हें उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम हमें सपोर्ट कर दो। सरकार बनाते वक्त ही हमने उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया, लालच दिया। बिल्कुल उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि इसीलिए यानी जो
पूरी मेजोरिटी हमारी होती तब नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें बना के हमें सरकार फॉर्म करनी पड़ी। तो जब आपने उनकी सपोर्ट से, उनकी बैसाखियों से सरकार बनाई तो उनके हर तरह के प्रेशर को भी झेलना पड़ता होगा। तब की बात अलग थी, तब प्रेशर को झेलना पड़ता था, तब वो अलग पार्टी से थे। जो लोग उप मुख्यमंत्री लास्ट टाइम थे, एक तो एमजीपी पार्टी के थे, तो दूसरे गोवा फॉरवर्ड पार्टी के थे, लेकिन अभी दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो हमारे खुद के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तभी अभी तो प्रेशर नहीं रहता है बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे खुद के पार्टी से होने के वास्ते मैं उनको कह सकता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वी आर टेकिंग दिस डिसीजन और दिस इज द फाइनल डिसीजन। प्रमोद जी, जब भी कोई शपथ लेता है तो उसका एक बड़ा सा, उसको यादगार बनाने के लिए बड़े लार्ज स्केल पे उसका प्रोग्राम होता है, अतिथियों को इनवाइट करते हैं, बड़ा तामझाम होता है ताकि उसको एक यादगार बनाए। आपका जो फंक्शन हुआ मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का, वो भी यादगार निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि रात को 2 बजे आपने शपथ ली। इसका क्या कारण था? एक्चुअली रात को 2 बजे शपथ ली। हमें तो वो कार्यक्रम, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तभी हमारे लीडर पर्रिकर जी तो 17 तारीख को गए थे, 18 तारीख को उनका अंत्यविधि हुआ था। तो रिप्लेसमेंट देना, द गवर्नमेंट फॉर्म करना, दैट इज़ द प्रायोरिटी थी। इसलिए थोड़ा मैंने डिस्कशन में इसमें थोड़ा बहुत जो टाइम गया, तो उसमें हम वो 18 तारीख को तो हमें इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि अंत्यविधि थे, तो तब हम उसके लिए थोड़ा लेट हुआ। तो फिर भी हमने जो रात को 2 बजे भी शपथ ली, दैट इज़ ऑल्सो, आप जैसे बोलते हैं, वो तो हमेशा वो यादगार रहेगा। इसीलिए हमें रात को 2 बजे शपथ विधि करना पड़ा। नहीं, इसके पीछे का कारण क्या था कि सवेरे होते होते शायद कहीं ना कहीं कुछ विधायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। सवेरे होते हुए कुछ, यानी सभी फिनरल के बाद सभी एक साथ में ही थे। एक्चुअली तो पहले तो था कि रात को 10 बजे तक हो जाएगा, सब कुछ निश्चित हो जाएगा, और 10 बजे शपथ विधि करना था। तो 10 बजे हो नहीं सका, बात मैंने एडजस्टमेंट बाद में जो डिस्कशंस हुआ उसमें हो नहीं सका, इसलिए हमने कहा साथ में ही थे तो चलो रात को ही 2 बजे कर डालते थे, बस उतना ही डिसीजन था। हमारे जो पार्टी लीडर तब हमारे नितिन जी गडकरी, वो भी हमारे साथ में थे, और उन्होंने कहा कि चलो आज अभी करवा डालते हैं, दैट इज ऑल्सो वन। पर मुझे आपने मनोहर पर्रिकर जी का कई बार नाम लिया, वो आपके बड़े निकट थे और आपको राजनीति में भी वही लेकर के आए, लेकिन बहुत से लोगों का आरोप है कि आप उनके करीबियों को ही ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। जैसे भी ताज़ा उदाहरण, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को आपने सस्पेंड किया। जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल आरोप सच नहीं है। मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू पर्रिकर, और उनके वास्ते ही मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट बदलती है तब एजी बदलता है हमेशा, और एजी वन हु इज एन हैविंग अ गुड लिंक, और इन द बात सब कुछ सोच के मुख्यमंत्री एजी डिसाइड करता है। मैंने भी जो लास्ट एजी था उनको कहा, उनको मैंने मैसेज भी दे दी मेरे ओएसडी के, क्योंकि आपको रिज़ाइन करना है, आपको अपॉइंट करना होगा तो हम बाद में डिसीजन ले लेंगे। तो फिर एजी ने, जो हमारे तब के जो एजी थे दत्ता लवंदे बोल के, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। सो बाद में हमने उनको हमारी जगह जो दूसरे अभी जो एडवोकेट पांगम बोल के हमने डिसाइड किया, कैबिनेट से सबके साथ में डिस्कस करके हमने जो पांगम बोल के उनको एजी अपॉइंट करने का डिसीजन ले लिया, और उनको एजी बोल के अपॉइंट किया। बाकी मुझे नहीं लगता है कभी पर्रिकर के जो नज़दीक थे इनको किसी बाजू हटाने की कभी कोशिश नहीं हुई है, इससे आगे भी वो नहीं होंगे, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज फादरली फिगर फॉर मी, ही इज़ ऑलवेज वन हु हैज़ सपोर्टेड मी to come into the politics, one who has bring me in the politics. प्रमोद जी, गोवा की एक कैसीनो कल्चर है, पूरे देश भर में गोवा की पहचान कैसीनो के रूप में भी हो रही है, होती है। लोगों को जिनको गैम्बलिंग का शौक है वो सीधा दिल्ली से, मुंबई से गोवा आते हैं और कैसीनो जाते हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं, जहाँ पर इन सब बुराइयों को भगाने की बात करते हैं, तो आपको कहीं कुछ लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है? गोवा ये परशुराम निर्मित भूमि है, ये मंदिरों की भूमि है, यहाँ पे चर्च की भूमि है, यहाँ पे क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सभी, मुझे नहीं लगता है कि गोवा जितना कल्चर यानी सर्वधर्म समभाव है वो बाकी किसी स्टेट में इतना नहीं है। यहाँ पे कई धार्मिक विषय पे कभी तंटे नहीं होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल मुझे नहीं लगता है कि कैसीनो के नाम पे कभी गोवा की पहचान होगी।
गोवा की पहचान टूरिज़्म के नाम पे है, गोवा की पहचान बीचेस के नाम पे है। हम बोलते हैं कि सन, सैंड एंड सी, यहाँ पे लोग जो फॉरेनर्स जो आते हैं वो सन, सैंड एंड सी इसी के वास्ते ज़्यादा आते हैं। हम गोवा की पहचान इंटरलैंड टूरिज़्म के वास्ते भी करना चाहते हैं, हम गोवा की पहचान हमारे हेरिटेज टूरिज़्म के वास्ते करना चाहते हैं, हम गोवा की पहचान मेडिकल टूरिज़्म करना के वास्ते चाहते हैं। इन्हीं के साथ में तो कैसीनो ऑलरेडी देन गवर्नमेंट हैव टुक द डिसीजन, मुझे लगता है इट इज़ ऑलमोस्ट 2000 करीब 6-7 में से कुछ तो कैसीनो जो गोवा में आए हैं। तो कैसीनो अभी ऑफ कोर्स देयर आर द सम टूरिस्ट वो आर बेसिकली, आपने जो बोला तो कैसीनो के वास्ते आते होंगे, आते ही है, मैं ना नहीं कहूँगा। तो फिर ऑफशोर एंड ऑनशोर कैसीनोज गोवा में है बाकी स्टेट के। इट इज़ एन एक्चुअली नाउ इट इज़ एन पार्ट ऑफ आवर टूरिज़्म, तो उसी के वास्ते आते हैं। तो इट इज़ ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट स्टेट होने के वास्ते, इट इज़ एन गोइंग ऑन, ओके, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूइंग। सो इट इज़ एन नाउ एक्चुअली एक टूरिज़्म का वो पार्ट हो गया है। आपको 6 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने हुए और अभी 2.5 वर्ष का कार्यकाल आपका बाकी है। आपकी क्या क्या अभी तक की अचीवमेंट्स हैं? एक्चुअली इस 19 को 6 महीने हमें मुझे सीएम होने के बाद पूरे हो जाते हैं। इन 6 महीनों में एक्चुअली गोवा का लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एक सीएम बीमार होने के वास्ते बहुत ही बिगड़ गया था एक्चुअली। तो टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेशन जो काम मुझे पहले करना था, मैंने सबसे पहले जो स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदल लाना था, वो जो पूरे बदल हम ला सके। और इसके वास्ते मैं आज से कह सकता हूँ कि द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट प्रेजेंट वी आर गिविंग फॉर द स्टेट। और सभी जगह से यानी द फास्ट ट्रैक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और आज ही न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आपके यहाँ पर बना हुआ है उसके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से। Actually, the CEO one who is resigned, the private person who has engaged for the IPB Investment Promotional Board. हम Investment Promotional Board last government have taken the decision to bring the investment in the state. और जो इन्वेस्टमेंट हम क्यों लाते हैं, तो फिर यहाँ के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने तो मैंने इन्वेस्टमेंट लाने के बाद कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो आरोप करके गए वो आरोप सही नहीं है उनके साइड्स में, वो भी समवॉट ही इज़ ऑल्सो द फेलियर, ही हैज़ नॉट डिलीवर अप टू द मार्क एक्चुअली। सो दैट गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा था उनको कि छोड़, तो उनको कुछ अलग अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इसलिए आई थिंक ही हैज़ लिव्ड IPB। मेजर जो हम बात करते हैं, सो इन द लास्ट असेंबली विच इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट असेंबली, लॉन्गेस्ट असेंबली, वी हैव टुक द 4-week असेंबली सेशन। उसमें में हमने जो यानी चेंजेस लाने थे, कुछ अमेंडमेंट्स लाने थे, वो अमेंडमेंट्स हम ला सके। एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर द स्पेशली आई विल मेंशन विच इज़ एन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो 10% रिजर्वेशंस जो स्टेट में लाना था, दैट इज विच इज कम्स इन माई रेजिम विच गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड ऑल्सो फॉर द जनरल कैटेगरी पीपल। एक्चुअली उसके वास्ते देर इज़ अ राइज इन द सीट इन अ गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, इन अदर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो। 50 सीट्स ज़्यादा होने को ज़्यादा बच्चों को एडमिशन इंजीनियरिंग में और मेडिकल में मिल सका। और उन्हीं के वास्ते मुझे लगता है नाउ द रीजन मोदी जी ने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो डिसीजन लिया था वो मैं स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सका। डेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्चुअली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यानी GSIDC गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनमें ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो प्रोलॉन्ग थे। आप इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष रहे, बिल्कुल, और अभी इसके बारे में कहते हैं कि इसका फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा काम इस बोर्ड में हो नहीं रहा। उसका कारण एक 2-3 चीज़ें, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट्स हमने जो मेजर प्रोजेक्ट्स लेने थे वो 2012 से 17 के रिजिम में हमने जो मेजर प्रोजेक्ट्स लिए थे वो हमें कंप्लीट पहले करना है। जब तक हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम पूरे बाकी बड़े प्रोजेक्ट जो हमें लेने हैं वो बाद में लेंगे। इसीलिए आई हैड गिवन द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, जो फास्ट ट्रैक दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। इसीलिए उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट यानी बड़े बड़े टेंडर्स जो पहले आते थे वो अभी नहीं आए हैं। अभी कुछ 6 महीने के बाद में डेफिनेटली इट विल कम, क्योंकि अभी हम पूरे जो प्रोजेक्ट्स पहले वाले प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे करने में लगे हैं।
देन ऑल्सो नाउ कम्स टू द जो सेंट्रल फंडिंग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे जो थोड़े से स्टक हो गए थे, एंड द नेशनल हाईवे इट इज़ फ्रॉम द पतरा देवी टू कानकौन, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट सभी रिव्यू होके अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेशन के वास्ते रुके हुए हैं। विद इन द नेक्स्ट बारिश जैसे ही ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में हम कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स का हम इनॉग्रेशन कर, यानी जो सेंट्रल फंडिंग से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन कर सकेंगे। वी आर इनॉग्रेटिंग द 3-4 प्रोजेक्ट्स विच आर कंप्लीटेड विद इन द लास्ट 6 months ऑफ द पीरियड्स वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट्स। उनका इनॉग्रेशन आज हम उनके हस्ते भी आज वो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इन्हीं को जोड़ के जो 50th ऑफ द IFFI, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हम करने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर 20th नवंबर, तो फिर उनका इनॉग्रेशन अच्छी तरह से इस बार करना, उसके रिव्यू ये वो हम फास्ट ट्रैक कर सकें। और गोवा के वास्ते द वाइब्रेंट गोवा विच इज़ कमिंग इन द 17, 18, 19 द गवर्नमेंट इज़ फुल्ली सपोर्टिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट विच इज़ उनके वास्ते जो ढेर सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं प्रोजेक्ट के वास्ते गोवा में आ सकती है। लास्ट टाइम वी हैव टेकन द डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इंसेंटिव्स। अप्रॉक्सीमेटली द मोर देन 70 कंपनीज हैव डन द स्टार्टअप in the state of the Goa under the IT policy, and we are also asking some more and more investors should in the IT field they should come to the Goa. Now we are already taking the steps for the to give the good infrastructure for the IT sectors. पर मुझे देश में बहुत सारी स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट हैं नदियों के पानी को बंटवारे को लेकर के। अगर हरियाणा और पंजाब का हो तो बात समझ में आ सकती है क्योंकि दोनों प्रदेशों में अलग अलग पार्टी की सरकार है। गोवा में और कर्नाटका में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके लिए भी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्यों नहीं इसको हम आपस में बैठ करके सुलझा सकते? आप जो बात कर रहे हैं वो मादई की बात कर रहे हैं। कर्नाटक और गोवा में मादई के बारे में डिस्प्यूट अभी नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, और वी आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट द मादई विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कर्नाटका एंड विच फ्लोज इन द गोवा। और ये मादई के वास्ते ही हमारा पूरा गोवा जो एक पूरा नॉर्थ गोवा हम पानी के लिए भी डिपेंड है और पूरा हमारा एनवायरनमेंट भी डिपेंड है। दैट्स वाई जो कर्नाटक डाइवर्ट करना चाहता है जो पूरा उसका पानी, और उनका कहना है वो मलप्रभा में डाइवर्ट करना चाहता है। अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन कोर्ट में इनके लिए लड़ाई तो पहले से चालू है। फुल टीम वन हु इज़ वर्किंग ऑन द मादई, इसके साथ में डिस्कस करने के बाद में इसका डिसीजन हम जो कुछ है बाद में डिस्कस करना है तो सोचेंगे इसके बारे में। अभी आपके 2.5 वर्ष बाकी हैं, तो इसमें मेन प्रायोरिटी अगर हम किसी एक पॉइंट को लेकर के कहें कि इसके ऊपर में आपका पूरा फोकस रहेगा, क्या आपका मेन एजेंडा रहेगा? मेन एजेंडा इसके बारे में रहेगा तो विच इज़ एन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगते हैं हर बार जब मैं स्टेट में घूमता हूँ, सभी से मिलता हूँ, सबके लिए एन ए जॉब डेट इज़ एन प्रायोरिटी। और सब चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिले, तो सबको तो गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि बीइंग अ गोवा इज अ स्मॉल स्टेट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सो टू गेट द जॉब इन अ गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग मोर देन 60,000 ऑफ द पीपल इन अ गवर्नमेंट सेक्टर डायरेक्टली, और ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 to 15,000 पीपल दे आर वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इससे ज़्यादा यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 5,000 बच्चों को हम काम दे सकेंगे। लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर्स, उनको इनवाइट करना यहाँ पे, उनके स्टार्टअप आईटी सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल फार्मा सेक्टर में हो या अदर सेक्टर्स में हो, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स के लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और हमारे बच्चों को स्टार्टअप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, इसके लिए मेरे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहीं पे रहेगी मुझे लगता है। और इन सभी सेक्टर को, एग्रीकल्चर से लेके डेयरी फार्मिंग से लेके फिशरीज़ को लेके और बाकी सभी इंडस्ट्रीज़, इन्हीं सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ द सेंटर। क्योंकि मुझे लगता है कभी से सेंटर में हम बहुत कम मदद लेते हैं कंपैरिजन विद अदर स्टेट। व्हेन आई सी द रिव्यू, सो उनको टेक्सटाइल है वो बाकी सब कुछ है, इनसे सबसे मदद लेके हम बहुत कुछ स्टेट में कर सकते हैं। सिर्फ इन सभी बच्चों को यानी खुद से प्रवृत्त करना ज़्यादा ये है। डेफिनेटली मुझे लगता है हम इनमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्रमोद जी, मोदी जी ने एक नारा दिया है, जल ही जीवन है, और जल की रक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है। इस दिशा में आपकी प्रदेश सरकार क्या कर रही है?
माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है उनके ऊपर काम करने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले उनका नारा था स्वच्छ भारत अभियान, अब जल जीवन है इसके ऊपर। इसीलिए हम स्वच्छ भारत के अभियान के ऊपर, अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, उन्हीं के स्वच्छ भारत अभियान से लेके हमने स्टेट में अभी जो द बेस्ट ऑफ द प्लांट विच इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन द एशिया वी हैव डेवलप्ड एट सालीगांव, और इस तरह से और 3 प्लांट हम स्टेट में लगाना चाहते हैं। सेग्रीगेशन करना पूरी तरह से और ट्रीट करना, ये हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिक्लेयर्ड द स्टेट एज द ओपन डेफिकेशन फ्री, हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके सिवाय हम स्टेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हर एक हमारे बड़े शहर में हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सोच कर रहे हैं। और अभी जो जल संवर्धन मंत्री जो काम कर रहे हैं कि जल जीवन, माननीय मोदी जी ने जो कहा है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, हमने पूरे हमारे WRD डिपार्टमेंट जल संवर्धन के लिए पूरी तरह से काम पे लगे हुए हैं। यानी बड़ी तरह से जल संवर्धन करना, छोटी छोटी फार्मर्स के लिए भी जल संवर्धन करना, इसके लिए भी हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने प्लास्टिक बैन की बात कही है। जब प्लास्टिक बैन की बात करते हैं तो उसके लिए रिप्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है। इधर जो कागज़ की बैग आ जाए या कॉटन के बैग आ जाए, इसके ऊपर भी हमने कोशिश रही है। हम 2 अक्टूबर से हमारे स्टेट में यानी उसका अवेलेबल कर देना, उसका पर्यायी व्यवस्था करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। हमारे हैंडीक्राफ्ट जो कॉरपोरेशन है उनको हमने बोल दिया है कि 2 अक्टूबर से हम जो कॉटन बैग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयारी ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। मोदी जी के सपनों को साकार करने की आपकी एक और कारण से नैतिक जिम्मेवारी बनती है। 2014 के इलेक्शन से पूर्व गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर मोदी जी को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और उसमें सफलता हासिल हुई थी। तो गोवा का नाम तो वैसे ही इतिहास में दर्ज हो गया कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी के कैंपेन की शुरुआत हुई थी। तो निश्चित रूप से आप मोदी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में लगे हुए हैं और उसको आप हासिल भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।